नमस्कार दोस्तों, जीएस आजकल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने उप प्रधानमंत्री के बारे में देखा था और प्रत्येक वीडियो में कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, उसका आंसर आप लोग ज़रूर करें। आज हम लोग संसद के बारे में पढ़ेंगे। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 के अंतर्गत किया गया है। हमारे देश में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है और जिसके अंतर्गत संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं: राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने अध्ययन भी किया। अब हम लोग राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बारी बारी से जानकारी प्राप्त करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे देश में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था को संसद कहा जाता है और कोई भी विधेयक पर राज्यसभा, लोकसभा यदि उसे पारित कर देते हैं और जब तक उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हो जाता है तब तक वह विधेयक मान्य नहीं होता है। इसलिए इन तीनों को मिलाकर के संसद का निर्माण हुआ। तो ये तीनों संसद के अभिन्न अंग कहलाए। अब हम लोग सबसे पहले राज्यसभा के बारे में देखते हैं। तो राज्यसभा के बारे में हम लोग देखते हैं तो राज्यसभा का सबसे पहले हम लोग वर्णन करते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसे बड़े लोगों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के सदन का कोई कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि यह कभी भंग नहीं किया जाता है। अब हम लोग राज्यसभा के गठन की चर्चा करते हैं। हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जबकि वर्तमान में सदस्य संख्या 245 है। जब 250 सदस्य संख्या होते हैं तो उस समय 238 सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों एवं दिल्ली तथा पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जबकि 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 12 सदस्य को राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के ही अंतर्गत कला, विज्ञान, साहित्य एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों के रूप में करते हैं। वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें 233 सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों, दिल्ली तथा पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है और 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो वर्तमान में सदस्य संख्या 245 और अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। तो यह है गठन। अब हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता क्या है। तो राज्यसभा सदस्य बनने की सबसे पहली योग्यता है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, वह उस व्यक्ति की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष पूरी हो चुका हो, वह व्यक्ति किसी लाभ के पद पर ना हो और वह व्यक्ति पागल या दिवालिया घोषित नहीं हो। तो हम वैसे व्यक्ति को राज्यसभा सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं। अब है कि राज्यसभा के अधिकारी। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और वह मुख्य अधिकारी के तौर पे होते हैं और राज्यसभा के सदस्य
अपने सदस्यों में से एक सदस्य को उपसभापति के रूप में मनोनीत करते हैं, और जब सदन के अंदर सभापति नहीं होते हैं तब सदन के कार्य को उपसभापति के द्वारा संचालित किया जाता है। और यदि उपसभापति भी सदन में मौजूद नहीं हो तब उस परिस्थिति में उस सदन के अंदर जो सबसे वरिष्ठ पीठासीन अधिकारी होते हैं वो सदन का संचालन करते हैं। वरिष्ठ पीठासीन अधिकारी का मतलब जो उस सदन में सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं उन्हीं को कहा जाता है। तो ये हुए हमारे राज्यसभा के अधिकारी के तौर पे। अब इसमें देखना है कि राज्यसभा के सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, जबकि राज्यसभा के उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं, या यदि इसे राज्यसभा हटाना चाहें तो उपसभापति को यदि राज्यसभा हटाना चाहें तो उस परिस्थिति में 14 दिन पूर्व लिखित सूचना के आधार पर राज्यसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से सामान्य बहुमत के प्रस्ताव के आधार पर राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटा सकते हैं। तो यह बात हम लोगों ने राज्यसभा के अधिकारी के बारे में चर्चा किया, त्यागपत्र एवं हटाने की प्रक्रिया को देखा। अब हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्य की सदस्यता किस प्रकार खत्म की जा सकती है। तो राज्यसभा है हो या लोकसभा, दोनों ही सदस्य की सदस्यता यदि वह सदन में बिना किसी सूचना के आधार पर यदि 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहें तो उस परिस्थिति में उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा या लोकसभा मतलब संसद की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए, अर्थात 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। इसीलिए भारत में 3 बार बैठक बुलाई जाती है, 3 सत्र बुलाई जाती है, ग्रीष्मकालीन सत्र, वर्षाकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र। इस प्रकार जो है एक वर्ष में है ना 2 बैठक होना अनिवार्य है, जबकि हमारे यहाँ 3 सत्र बुलाया जाता है। 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अब राज्यसभा के महत्वपूर्ण अधिकार, तो महत्वपूर्ण अधिकार के अंतर्गत इसमें आता है सबसे पहले सामान्य विधेयक को देखते हैं हम लोग। धन विधेयक पर राज्यसभा क्या करती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। फिर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का जो प्रावधान है उसके बारे में क्या सोचती है। फिर अखिल भारतीय सेवा की व्यवस्था अनुच्छेद 312 के अंतर्गत करती है, और संविधान संशोधन में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार प्राप्त है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं सामान्य विधेयक के बारे में। सामान्य विधेयक लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पेश किया जा सकता है। यदि कोई सामान्य विधेयक लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया गया हो और वह विधेयक राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा उसे अधिकतम 6 माह तक रोक सकती है, और यदि इस 6 माह के बाद भी उस पर यदि वह कोई रिपोर्ट नहीं देते हैं और उस पर देश हित में कानून बनाना आवश्यक हो तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो अनुच्छेद 108 का वर्णन हम पहले भी किया, राष्ट्रपति में भी किया, क्योंकि राष्ट्रपति को यह अधिकार है संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार। तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। और अगला है धन विधेयक। तो धन विधेयक के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि धन विधेयक पारित होने की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 109 में धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट जो भी विषय आते हैं वो धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। धन विधेयक
का एरिया सीमित होता है, जबकि वित्त विधेयक का एरिया इससे बड़ा होता है। अर्थात वित्त विधेयक का एरिया बड़ा होता है तो जो भी धन विधेयक है वो वित्त विधेयक होगा, जबकि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि सदन के अंदर तो धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं और यह राष्ट्रपति के अनुमति से ही लोकसभा में पेश किए जाते हैं। इस पर राज्यसभा का अधिकार इतना ही है कि यदि लोकसभा उसे पारित कर देती है और वह धन विधेयक यदि राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा उसे मात्र 14 दिन तक रोक सकती है। 15वां दिन वह विधेयक उसी रूप में पारित समझा जाता है जिस रूप में लोकसभा चाहती है। और कोई भी धन विधेयक है या नहीं है इसकी पुष्टि लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा को प्राप्त है। राज्य सूची के विषय के अंतर्गत यदि वह कानून देश हित में अनिवार्य हो तो इसे अपने विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत से उसे पारित करके उस पर कानून बना सकती है और उसे लागू कर सकती है। और यह कानून वह 1 वर्ष के लिए लागू कर सकती है, लेकिन एक वर्ष करके यह उसे अनेकों बार लागू कर सकती है, मतलब कई वर्षों तक वो लागू रह सकता है। अगला है अखिल भारतीय सेवा की व्यवस्था। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य स्तर की किसी भी सेवा को अखिल भारतीय स्तर की सेवा में परिवर्तन कर सकते हैं। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा का शक्ति संविधान संशोधन पर क्या है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। इसमें किसी को कम और ज्यादा अधिकार नहीं है, दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। इस परिस्थिति में बगैर दोनों सदन से पारित किया हुआ कोई भी संशोधन मान्य नहीं होगा। तो हम लोगों ने संसद के बारे में चर्चा किया, संसद के अंतर्गत राज्यसभा के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम लोग पिछले क्लास में आपको कुछ प्रश्न दिए थे, उसका उत्तर देते हैं और फिर आपको नए प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न था संविधान में उप प्रधानमंत्री के संबंध में प्रावधान कहाँ दिया गया है। तो हमने चर्चा भी किया था कि हमारे संविधान में यह संवैधानिक पद नहीं है, कहीं भी संविधान में इसका चर्चा नहीं किया गया है। उप प्रधानमंत्री का पद संविधान से हटकर लाया गया है, इसीलिए इसे एक राजनीतिक पद के रूप में देखा जाता है। दूसरा प्रश्न आपका है भारत में अब तक कुल कितनी बार उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किया गया है। हमने बताया अब तक कुल 7 बार उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किया गया। तीसरा प्रश्न आपका है भारत के किस प्रधानमंत्री ने 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो मोरारजी देसाई ने 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे। चौथा प्रश्न आपका है भारत में किसे 2 बार उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो चौधरी देवीलाल को 2 बार उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। पांचवा प्रश्न आपका है भारत में सबसे लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे। तो जवाहरलाल नेहरू। छठा प्रश्न आपका है मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं। तो हमने बताया भी था कि प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये जो है सब मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आते हैं। सातवां प्रश्न आपका है मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। आठवां प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में आप लोग गलतियां किए हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो संसद के प्रति
आप सब लोग इसमें राज्यसभा कोई लोकसभा आंसर दिए हैं, जबकि संसद के प्रति, क्योंकि सदस्य लोकसभा के भी होते हैं और राज्यसभा के भी होते हैं। 9वां प्रश्न आपका है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। 10वां प्रश्न आपका है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। और 11वां प्रश्न आपका है कि प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष, जो कि लोकसभा सदस्य बनने की आयु निर्धारित की गई है। और आज का आपका नया प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? दूसरा प्रश्न है, राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तीसरा प्रश्न है आपका, राज्यसभा के लिए कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? चौथा प्रश्न आपका है, राज्यसभा के लिए सर्वाधिक सदस्य किस राज्य से चुने जाते हैं और कितना सदस्य चुने जाते हैं? पांचवा प्रश्न आपका है, राज्यसभा के लिए दूसरे नंबर पर सदस्य किस राज्य से चुने जाते हैं और कितना सदस्य चुने जाते हैं? छठा प्रश्न आपका है, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा कितने वर्षों के लिए किया जाता है? सातवां प्रश्न आपका है, राज्यसभा के उपसभापति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? आठवां प्रश्न आपका है, राज्यसभा के सभापति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? नौवां प्रश्न आपका है, संविधान के कौन से 2 अनुच्छेद राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं? 10वां प्रश्न आपका है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 11वां प्रश्न आपका है, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? 12वां प्रश्न आपका है, राज्यों को राज्यसभा में किस आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है? 13वां प्रश्न आपका है, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? 14वां प्रश्न आपका है कि राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का कितना सदस्य चुना जाता है? और 15वां प्रश्न आपका है कि राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का कितना सदस्य चुना जाता है? तो इस प्रकार आप लोग का ये नया प्रश्न है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। और यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को जरूर दबाएं और इसे शेयर भी करते रहें। नमस्कार।